नेहा और उसकी सास मेनका में हमेशा ही टेस्टी खाना बनाने को लेकर लड़ाई हुआ करती। ऐसे ही एक शाम रोहन ऑफिस से घर आता है। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। तभी नेहा अपने पति को शाही पनीर और चावल रोटी सर्व करती है। अरे क्या बात है, आज लगता है कुछ बढ़िया बढ़िया बनाए खाने को। वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और क्या, मैंने आज तक कभी आपको बेकार खाना बनाकर खिलाया है क्या? मुझे खाना बनाना मेरी माँ ने सिखाया है, इसलिए मुझसे टेस्टी खाना कोई बना ही नहीं सकता। सच में सासू माँ में ना टैलेंट तो बहुत है। अरे इतना अच्छा अच्छा खाना बनाना तुम्हें सिखा दिया। और नहीं तो क्या, तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो मेरे साथ मेरे मायके चलना। मम्मी के हाथ का तुम्हें बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलवाऊंगी। तभी सास अपने हाथ के बने आलू के पराठे और दही के साथ आम का अचार लेकर आ जाती है और अपने बेटे को दे देती है। रोहन बेटा, एक बार आलू के पराठे टेस्ट करके तो देख, तुझे पसंद आए या नहीं। मैंने सोचा क्यों ना तेरे लिए आज आलू के पराठे बना दूं। बहुत दिन से तूने मेरे हाथों के आलू के पराठे नहीं खाए थे, एक बार खा के तो देख। माँ, आपने ना मुझे बचपन याद दिला दिया। इस पराठे को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत टेस्टी होगा। आपके हाथों का कुछ बने और वो अच्छा ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके आगे तो ये शाही पनीर, ये तो किसी काम की नहीं है। नेहा माफ करना, लेकिन माँ के हाथ के आलू के पराठे के आगे तुम्हारी ये शाही पनीर तो फेल है। हाँ मेरे लाल, तुझे जितना खाना है खा। इन बेकार की चीजों से तो काफी अच्छा है कि कुछ अच्छा खाया जा सके। रोहन को बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी आलू के पराठे खाकर अपने कमरे में चला जाता है और रोहन के जाते ही दोनों सास बहू शुरू हो जाते हैं। क्यों सासू माँ, आपसे बर्दाश्त नहीं होती क्या? जब मैं आपके बेटे से प्यार से दो मीठी मीठी बातें करती हूँ तो आप चाहती क्या हो? मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ या फिर मैं खाना बनाना ही बंद कर दूँ? मेरे बेटे को अपने वश में करने की कोशिश करेगी, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। तू मेरे बेटे को जोरू का गुलाम बना लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ हूँ। मेरे रहते हुए कभी गंदे प्लान तेरे कामयाब नहीं होंगे। आपको क्या लगता है सासू माँ कि आप अपने बेटे को खाना खिलाकर अपने वश में कर लोगी, मुझसे दूर कर दोगी? तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो मेरे पति हैं। जब आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे शादी कर सकते हैं तो मेरे लिए आपसे लड़ क्यों नहीं सकते? रात को दोनों सास बहू ऐसे लड़ रहे थे कि उनकी आवाज सुनकर रोहन की आंख खुल जाती है और बेचारा कमरे से निकलकर चुपचाप अपनी माँ और बीवी को लड़ाई करते हुए देख रहा था। हे भगवान, एक शेर है तो दूसरी सवा शेर है। अब इन दोनों के बीच में मैं फंस गया हूँ। तंग आ गया दोनों से। कब इनकी लड़ाई खत्म होगी? ऐसे ही थोड़ी देर में नेहा भी अपने कमरे में आ जाती है। नेहा को देखकर रोहन का मूड थोड़ा सा रोमांटिक था और रोहन नेहा को हक करने की कोशिश करता है। तभी नेहा गुस्से में रोहन को पीछे धकेल देती है और उससे कहती है, तुम ना मुझसे दूर ही रहो। अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाओ, टेस्टी लगता है ना। तो अब से मैं तुम्हारे लिए खाना ही नहीं बनाऊंगी, तुम अपनी माँ के हाथों का ही खाना खाओ। अरे नेहा, वो बात नहीं है। मुझे तुम्हारे हाथ का भी खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम तो जानती हो ना, माँ ने अपने हाथों से बनाया था। उस खाने को नजरअंदाज करता तो माँ को बुरा लग जाता। अरे बुरा लगता है तो लगने दो ना, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम मेरी मेहनत की कदर ही ना करो। तुम्हें पता भी है मैंने इतनी प्यार से शाही पनीर बनाया था क्योंकि तुम्हें शाही पनीर पसंद है, लेकिन आलू के पराठे देखते ही तुमने शाही पनीर से नजर हटा ली कि जैसे कि उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। नेहा अपना कटा हुआ हाथ अपने पति रोहन को दिखाती है और रोने लगती है और उससे कहती है, ये देखो, प्याज काटते काटते मेरी उंगली कट गई है, पर तुम्हें क्या? तुम्हें तो अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाना पसंद है ना। मेरी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में। अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ और शाही पनीर लेकर कमरे में आ जाओ। वहीं बैठ के दोनों साथ में खाएंगे, ठीक है? नेहा बहुत खुश होती है और वो तुरंत रसोई में जाती है और अपने पति के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। नेहा को इस तरह कमरे में खाना ले जाता हुआ देखकर उसकी सास का अजीब सा मुंह बन जाता है और वो पैर दबाते हुए रोहन के कमरे की तरफ जाती है। कमरे के दरवाजे से वो साइड में खड़ी होकर रोहन की और नेहा की सारी बातें सुनने लगती है। अरे वाह, शाही पनीर तो बहुत ही टेस्टी है। अगर मुझे पहले पता होता तो आलू के पराठे से ज्यादा अच्छी बनी है तो मैं आलू के पराठे नहीं खाता, मैं यही खाता। तुम सच तो बोल रही हो ना रोहन? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरा दिल रखने के लिए झूठी मूठी बातें कर रही हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा शाही पनीर। इस तरह पति पत्नी मिलकर एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। ये देखकर सास को बहुत गुस्सा आता है। वो बेटा, वो तो तू जोरू का गुलाम है, पर कोई बात नहीं, तेरी माँ भी किसी से कम नहीं है। इस नेहा को इसकी औकात तो दिखानी पड़ेगी। इसे क्या लगता है ये बहुत टेस्टी खाना बनाती है, पर इसकी रेसिपी को तो कोई कुत्ता भी ना पूछे। मेरा बेटा तो मजबूर है, इसलिए उसे खाना ही पड़ता है। ऐसे ही समय बीत जाता है। दोनों सास बहू के चक्कर में बेचारा रोहन अक्सर परेशान हो जाता। दोनों सास बहू अपनी बातों में रोहन को कुछ इस तरह फंसा देती कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो किसकी साइड ले। ऐसे एक रोज नेहा रोहन से बोलती है, रोहन ये बताओ आज खाने में क्या बनाऊं तुम्हारे लिए?
तो नेहा तुम एक काम करना, तुम ना दाल बना लेना, वो भी तड़का लगाकर, और चावल बना लेना, और हाँ मीठे में ना मूंग दाल का हलवा बना लेना। कुछ हल्का खाने का मन कर रहा है आज। तभी वहाँ पर सास टपक जाती है। अरे नेहा तू रहने दे, आज मैं रोहन के लिए खाना बना देती हूँ। वैसे भी रोहन तेरे हाथ का खाना खाकर पक चुका है। रोहन बेटा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज तेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना दूँ। मूंग दाल की खिचड़ी तुझे बचपन में बहुत पसंद थी और तू बहुत खाया करते था, और वो हल्का खाना भी है जिससे तेरा मन भी भर जाएगा। हाँ माँ, ये भी सही रहेगा। आप एक काम कीजिए ना, मूंग दाल की खिचड़ी बना दीजिए। अरे बस हो गया, आखिर कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा। मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ और एक बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर में सबके लिए खाना बनाऊं। फिर सासू माँ बार बार बीच में क्यों आ जाती है? आखिरकार आप चाहती क्या हो सासू माँ? देख, मुझे नहीं लगता कि तू टेस्टी खाना बनाती है, इसलिए मैं नहीं चाहती तेरी वजह से मेरा बेटा बेकार खाना खाए। रोहन, आज आपको फैसला करना ही होगा। आज आपको बताना ही पड़ेगा कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा टेस्टी खाना कौन बनाता है। ठीक है, तू जा और रोहन के लिए दाल तड़का बना। मैं रोहन के लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। रोहन को जिसके हाथ का खाना पसंद आएगा वही टेस्टी खाना बनाता होगा। दोनों सास बहू के बीच अब खाना बनाने को लेकर कंपटीशन शुरू हो चुका था। दोनों किचन में जाती और रोहन के लिए खाना बनाने लगती। थोड़ी देर में दोनों के फोन पर एक एक फोन आता है और दोनों किचन से बाहर जाकर फोन पर बातें करने लगती हैं। इसी बीच रोहन किचन में जाता है और दोनों के खाने में खूब सारा नमक और मिर्ची डाल देता है। थोड़ी देर में जैसे ही सास बहू रोहन को खाना सर्व करती है, खाना खाते ही रोहन गुस्से में बोलता है, हे भगवान, क्या है ये सब? आप दोनों में से किसी को खाना बनाना नहीं आता? एक बार खुद खाकर देखिए कितना गंदा खाना बनाया आप लोगों ने। जैसे ही दोनों सास बहू खाना टेस्ट करती है, दोनों का मुंह बन जाता है। ये देखकर दोनों एक दूसरे पर ही शक करने लगती हैं। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आपने ही खाना बिगाड़ने की कोशिश की है। और मुझे भी तेरी हरकतों पे पूरा यकीन है, तूने मेरे हाथ का खाना खराब करने की कोशिश की है। धीरे धीरे पानी सर के ऊपर जाने लगता है और सास बहू फिर से लड़ने लग जाती हैं। ये देखकर रोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे बस करो आप दोनों। अब से ना तो मुझे माँ के हाथ का खाना खाना है, ना ही नेहा तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। मैं परेशान हो गया आप लोगों से। अरे हम लोग एक परिवार का हिस्सा है, कोई कंपटीशन में नहीं बैठे हैं कि आपका खाना अच्छा बनना चाहिए तो इसका खाना अच्छा बनना चाहिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये कलेश करना ना बंद कर दीजिए। दिन प्रतिदिन आप लोगों का कलेश बढ़ता जा रहा है। चले यार, मैं खुद बना लूंगा खाना और खुद खा भी लूंगा। मुझे नहीं चाहिए आपका खाना, मुझे माफ कीजिए। ये देखकर दोनों सास बहू को बहुत बुरा लगता है और दोनों रोहन से माफी मांगने लगती हैं। ऐसे ही दोनों सास बहू अब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करती और साथ मिलकर रोहन के लिए खाना बनाती और साथ में से खिलाती भी। जानकी सुबह सुबह हॉल में बैठी टीवी पर भक्ति गाने देख रही होती है। तभी सीमा अपनी सास जानकी के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ बहू, रख दे। और खाने में क्या बना रही है? ना जाने माँ जी, मुझे क्यों चक्कर आ रहे। ऐसा लग रहा है मैं कभी भी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। मेरे किचन में खड़े होकर काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है बहू, तू जाकर आराम कर ले, मैं किचन का काम कर लेती हूँ। नहीं माँ जी, मुझसे आराम नहीं होता, आप भी जानती हैं। जिस तरह से तेरी हालत है उस हिसाब से तुझे थोड़ा थोड़ा आराम करते रहना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, लेकिन आप तो जानती है मुझे इस हालत में कितना कुछ अच्छा खाने का मन करता है और मैं किचन में कुछ न कुछ खाती ही रहती हूँ। देख बहू, अभी तुझे 5 महीने ही हुए हैं, लेकिन ऐसी हालत में तुझे अपना शरीर बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ तो खाते पीते रहना ही होगा ना। जानकी की बहू सीमा पेट से थी और जानकी अपनी बहू का ख्याल भी रख रही थी, लेकिन जानकी से ज्यादा खुद का ख्याल सीमा रख रही थी। सीमा जब से प्रेग्नेंट हुई थी तब से सीमा का किचन देखना लायक था। सीमा को जो भी खाने पीने का मन करता, सीमा झट से किचन में जाकर वो सब खा लिया करती थी। माँ जी, मुझे हलवा खाने का दिल कर रहा है और गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए मैंने कहा कि किचन में एसी लगवा दीजिए। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किचन में और एसी? अरे बहू, तू भी कैसी बातें करती है। देखिए माँ जी, अगर आप मुझे मेरी पसंद का खाना बनाकर दे सकती हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे सकती तो किचन में एक एसी जरूर लगवा दो। जानकी अपने आने वाले बेटे के बच्चे के लिए इतनी ज्यादा खुश थी कि उसकी बहू उसे जो कहती जानकी सब कर रही थी। जानकी की बहू को गर्मी में खाना बनाने वक्त भी बहुत गर्मी लगती थी कि वो गर्मी से कई बार तो इस हालत में बेहोश हो जाती थी। ऐसे में जानकी अपने बेटे कुलदीप को कहकर रसोई में एसी भी लगवा देती है। एक रोज सीमा किचन में खाना बनाते हुए बेहोश हो जाती है। अरे बहू, हॉल में बर्तन गिरने की आवाज आई है तो मैं दौड़ी चली आई। अब तू कैसे गिर गई इस हालत में?
तू इतना गिरेगी तो बच्चे को नुकसान ना हो जाए, मुझे तो इस बात का डर है बस। अरे माँ जी, मैं बैठने की कोशिश कर रही थी, तभी मैं ऐसे गिर गई। मैं सोच रही हूँ कि एक कुर्सी रखवा दूंगी रसोई में। अरे तुझे कुर्सी खाट पलंग जो लगवाना है लगवा ले, लेकिन मेरे पोते पोती को कुछ होना नहीं चाहिए। सीमा का रसोई में अब रसोई कम, कमरा ज्यादा लग रहा था। सीमा को जिस चीज की जरूरत होती उसकी सास जानकी उसे चीज को किचन में ही लगवा दिया करती। ऐसे में एक रोज जानकी के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे जानकी कहाँ है? जरा एक कटोरी चीनी लिया मेरे लिए, क्योंकि ना मेरे घर पे राशन खत्म हो गया है, आज लेने जाना है, तो उस टाइम चीनी भी ले आऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अभी देती हूँ चीनी। अगर तू चाय बना रही है तो एक कप मुझे भी देती जा। जानकी अब विमला से कटोरी लेकर किचन में पहुंचती है। विमला भी जानकी के पीछे पीछे उसके किचन में आती है, तो वो किचन का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। हाय रे दैया, ये किचन है, ये बेडरूम इतना ज्यादा सुंदर, जहाँ पर एक कुर्सी और तकिया चादर भी रखी है। तू अपनी गर्भवती बहू पे अत्याचार तो नहीं करती ना, जो तू उसे मार पीट कर किचन में सुलाती हो? अरे तू कैसी बातें कर रही है? मैं भला अपनी बहू पर अत्याचार क्यों करूँगी? तू भी ना कुछ भी कहती है। देख जानकी, सच सच बता दे, वरना कल के दिन तेरी बहू तेरे पे केस कर देगी ना, तो तू सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसती रही। तुझे पता है ना, मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं दादी, तो उसे किसी भी चीज की दिक्कत होती है तो मैं उसे किचन में ही लगवा देती हूँ। विमला उस वक्त तो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज विमला जानकी के ना रहने पर जानकी के घर आती है और जानकी को आवाज लगा रही होती है। जानकी, ओ जानकी, कहाँ है तू? कब से आवाज लगा रही हूँ, मर गई है क्या? सुनाई नहीं देता क्या तुझे? इतना कहकर विमला हॉल में इधर उधर जानकी को ढूंढने लगती है, लेकिन जब विमला जानकी को किचन में देखने जाती है तो वहाँ विमला को जानकी नहीं मिलती। लेकिन जानकी की बहू सीमा फर्श पर लेटी हुई दिखती है, जो कि गहरी नींद में सो रही होती है, वो भी एक चादर ताने। जानकी पे तो पहले से ही शक था। देखो तो कैसी गर्भवती बहू किचन में सो रखी है, वो भी फर्श पर। बेचारी देखो किचन में कैसे फर्श पर सो रखी है और कितना अत्याचार कर रखा उस पे। जानकी मुझसे कहती है मैं अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती हूँ, इसे तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। विमला इतना कहकर वहाँ से घर आ जाती है और जब जानकी घर आती है तो देखती है सीमा किचन में लेटी हुई है। अब जानकी अपनी बहू को उठाती है और कहती है, बहू जाकर कमरे में सो जा, तुझे तो जहाँ भी नींद आती है तू वहीं सो जाती है। किचन भी कोई सोने की जगह है? तेरे लिए किचन को तो मैंने बेडरूम बना दिया है। जो कोई आता है कहता है बड़ा ही अनोखा रसोड़ा है, खाने से लेकर सोने और एसी की हवा भी मिलती है यहाँ। हाँ माँ जी, सच में ये रसोड़ा कम और बेडरूम ज्यादा लग रहा है, लेकिन जो कुछ भी है मेरा रसोड़ा बड़ा पसंद है मुझे। खाना बना लो, यहाँ ठंडी ठंडी हवा खा लो, सब है यहाँ। ऐसे ही इसी बात को कई दिन बीत जाते हैं और विमला जानकी के घर कई दिनों तक नहीं आती। एक रोज देर शाम जानकी अपनी बहू से अपनी पड़ोसन विमला का जिक्र कर रही होती है। अरे बहू, कई दिन हो गए विमला नहीं आई है, कहीं गई है क्या? मुझे तो आजकल दिखती भी नहीं है, ना ही घर में आ रही है वो। मुझे भी कहीं दिखी ही नहीं विमला काकी, और ना ही कुछ लेने देने घर आई है वो। जानकी और उसके बहू सीमा विमला की बातें कर ही रही होती हैं, तभी विमला पुलिस के साथ जानकी के घर आती है। इंस्पेक्टर साहब, यह रही अत्याचारी सास, जो अपनी गर्भवती बहू पे अत्याचार करी जा रही है। और अच्छा है मैं इसकी पड़ोसन हूँ और इसका राज मैं सबके सामने लेके आ रही हूँ। अरे मैडम जी, इस उम्र में अपनी बहू को सताते हुए शर्म नहीं आती क्या आपको? सास हो तो सास के तेवर दिखाती हो आप। अब यही तेवर ना थाने चल के दिखाना, मैं भी तो देखूं कितना तेवर है आपके अंदर। लेकिन किस जुर्म में? मैंने ऐसा किया क्या है? विमला, तू तो गद्दार निकली। अपना अपना कहकर तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन विमला काकी, मेरी माँ जी ने क्या किया है? आप उन्हें क्यों अरेस्ट करवाना चाहती हो? अरे बोल भी विमला, मैंने किया क्या है? तेरे घर में चोरी कर ली, या तेरे बुड्ढे को भगा लाई, या तुझे चाय में जहर देने का इरादा था मेरा? अरे जानकी देख, तेरी बहू कितनी मासूम है। तूने इतने अत्याचार किए उस पे, तभी भी वो तेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही है। अरे ये बेचारी कैसे बोलेगी? डराया धमकाया होगा इसे। अभी 2-4 डंडे पड़ेंगे ना तो खुद ब खुद सच बोलेगी।
अब बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है, बता कि मैंने किया क्या है। कितनी अनजान बन रही है ना तू जानकी। तूने अपनी बहू पे इतना अत्याचार किया और उसे किचन में रहने पे इतना मजबूर किया और पूछ रही है मैंने क्या किया है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अपनी बहू पर भला क्यों अत्याचार करूंगी, बल्कि मैंने तो उसके लिए किचन में एसी तक लगवा दिया है, बैठने के लिए कुर्सी, सोने के लिए तकिया कंबल सब है उसके पास। झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। ये आप ना इसे ना अभी यहाँ से लेके जाओ, ये ना बहुत जानलेवा सास है। विमला और जानकी में काफी बहस होती है, लेकिन सीमा पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़कर कहती है, अरे इंस्पेक्टर साहब आप जाइए यहाँ से। विमला काकी जैसा कह रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी सास तो इस हालत में मेरी बहुत ध्यान रखती है। खामा खा पुलिस वालों का समय बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। इतना कहने के बाद पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और जानकी विमला पर बरस पड़ती है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अत्याचारी सास हूँ? अरे मैंने तो अपनी बहू को इतना प्यार दिया है कि उसके रसोड़े को ही बदल कर रख दिया है। मुझे ना शायद से ना गलत फहमी हो गई है जानकी। उस दिन तेरी बहू को ना मैंने किचन में सोते हुए देखा, शायद इसलिए। नहीं नहीं काकी, मेरी सास तो मेरी माँ से भी अच्छी है। वो मेरा इतना ख्याल जो रखती है। जानकी अपनी बहू का सच में अच्छे से ख्याल रख रही थी, और तो और विमला को ही गलत फहमी हुई जो उसने जानकी के लिए पुलिस बुलवा दी।